हेलो दोस्तों, दृष्टि आईएएस के न्यूज मैप वर्ल्ड प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है, जिसमें हम अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर या कहें इंटरनेशनल लेवल की उन खास खबरों को रखते हैं जो हमारी यूपीएससी के प्रीलिम्स के लिहाज से महत्वपूर्ण हो सकते हैं। पिछले एक हफ्ते अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर वे कौन सी खबरें थी जो महत्वपूर्ण थी या जिनके आसपास वे कौन से स्थान थे जो हमारी प्रीलिम्स परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण हो सकते हैं, उन पर हम यहाँ प्रश्न फ्रेम करते हैं और चर्चा करते हैं उनकी अवस्थिति के संदर्भ में। मानचित्र के माध्यम से हम उन स्थान और लोकेशंस को देखते हैं कि वे कहाँ पर स्थित हैं। आइए शुरू करते हैं आज के एपिसोड को। आज के एपिसोड को शुरू करेंगे हमारे पिछले एपिसोड के अभ्यास प्रश्न से, यानी हमारे पिछले एपिसोड में जो अभ्यास प्रश्न आपसे पूछा गया था उस पर चर्चा करेंगे, उसकी लोकेशन को देखेंगे, साथ ही देखेंगे उससे जुड़े खास तथ्यों को। आइए देखते हैं सबसे पहले हमारे पिछले एपिसोड के अभ्यास प्रश्न को। आपसे पिछले एपिसोड में अभ्यास प्रश्न पूछा गया था, एक व्यक्ति दिल्ली से यूरोप स्थलीय मार्ग से जाना चाहता है, परंतु एक शर्त यह भी है कि वह कॉकेशस पहाड़ियों के उत्तर में यात्रा नहीं करना चाहता। उसे न्यूनतम कितनी अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को पार करना होगा? हमारे पास ऑप्शन थे 2, 3, 4, 5। इस प्रश्न का लगभग सभी बच्चों ने कमेंट सेक्शन में सही जवाब दिया है, लेकिन सही जवाब को बताने से पहले हम इसकी व्याख्या देखेंगे और देखेंगे कि यदि व्यक्ति वाकई दिल्ली से यूरोप की यात्रा करना चाहता है स्थलीय मार्ग से और वह कॉकेशस पहाड़ियों के उत्तर से यात्रा नहीं करना चाहता, तो कितनी अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को उसे पार करना होगा, यानी मिनिमम या न्यूनतम कितनी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं वह पार करेगा। देखिए, यह है वर्ल्ड मैप। सबसे पहले हमारे लिए जानना जरूरी यह भी है कि आखिर कॉकेशस पहाड़ियों वाला क्षेत्र कहां पर है, क्योंकि कई लोगों को इसके बारे में नहीं पता होगा। बात करें कॉकेशस क्षेत्र को या इसके रीजन को, तो जॉर्जिया, अजरबैजान और अर्मेनिया वाले क्षेत्र के आसपास पाया जाता है कॉकेशस पहाड़ियों वाला क्षेत्र। कॉकेशस पहाड़ियों वाले क्षेत्र के उत्तर वाला क्षेत्र है यह, यानी व्यक्ति को भारत से यूरोप की यात्रा इस मार्ग से करना होगा। इस मार्ग में शर्त के मुताबिक उसे नहीं जाना है, तो वह व्यक्ति दिल्ली से यूरोप की यात्रा करेगा। आइए देखते हैं उसे कितनी न्यूनतम अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को पार करना होगा। यदि हम गौर फरमाएं तो आप देखिए, एक मार्ग है यह जिसमें वह भारत और पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा को पार करेगा। दूसरा, वह इस मार्ग के बाद पाकिस्तान और ईरान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा को पार करेगा और फिर तीसरी अंतर्राष्ट्रीय सीमा ईरान और तुर्की की होगी और इसे पार कर कर वह यूरोप पहुंच जाएगा। यानी 3 अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के बारे में हमने चर्चा की और उसे इस वाले रूट्स को फॉलो नहीं करना है। दूसरे मार्ग की बात कर रहे हैं यदि हम, तो देखिए भारत के बाद अफगानिस्तान, यानी भारत अफगानिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा को पार करेगा, फिर अफगानिस्तान ईरान अंतर्राष्ट्रीय सीमा को पार करेगा और इसके बाद वह ईरान और तुर्की की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को पार करेगा। यहां भी न्यूनतम 3 अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को उसे पार करना होगा। यानी इस प्रश्न के सही जवाब की बात करें तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी। एक व्यक्ति को दिल्ली से यूरोप की स्थलीय मार्ग से यात्रा करने के संदर्भ में शर्त यह है कि कॉकेशस पहाड़ियों के उत्तर से उसे नहीं गुजरना है, तो न्यूनतम 3 अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को पार करना होगा। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब है। आइए बढ़ते हैं हमारे आज के सेशन की तरफ और देखते हैं हमारी खास खबर को और उससे जुड़े हुए प्रश्न को। यदि आप खबर पर गौर फरमाएं तो देखिए, खबर है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 2023 पर प्रकाशित 2 महत्वपूर्ण रिपोर्टों ने भारत में बाघ संरक्षण की स्थिति और इसके समक्ष आने वाली चुनौतियों के बारे में ध्यान आकर्षित किया है। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस क्यों मनाया जाता है? ताकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बाघों को लेकर लोगों में जागरूकता हो, बाघों के संरक्षण की ओर लोग ध्यान दें, क्योंकि कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर बाघ विलुप्त हो चुके हैं। बहुत पहले ऐसे माना जाता था, वर्ष 1950 से भी पहले, कि यूरोप के कुछ क्षेत्रों में बाघ पाए जाते थे या तस्मानिया वाले कुछ रीजन में बाघ पाए जाते थे, लेकिन अब प्राकृतिक रूप से इन किन्हीं भी स्थानों पर बाघ नहीं पाए जाते हैं। प्रश्न है, बाघ के प्राकृतिक वास के संदर्भ में निम्नलिखित महाद्वीपों पर विचार कीजिए। हमारे पास ऑप्शन है यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। वर्तमान में एशिया के अतिरिक्त उपर्युक्त में से कितने महाद्वीपों में प्राकृतिक रूप से बाघ पाए जाते हैं? हमारे पास ऑप्शन है केवल 1 महाद्वीप में, केवल 2 महाद्वीप में, केवल 3 महाद्वीप में या किसी महाद्वीप में नहीं। इस प्रश्न को हल करने के लिए आइए सबसे पहले देखते हैं IUCN का डेटा और देखेंगे कि वे कौन से देश हैं जहां पर अभी बाघ पाए जाते हैं वर्तमान में। तो यदि हम एशिया के संदर्भ में बात करें तो यह रीजन है जहां पर अभी भी वर्तमान में बाघ पाए जाते हैं। IUCN के एक डेटा के अनुसार, जो आपको डार्क ग्रीन कलर दिख रहा है, लाइट ग्रीन कलर दिख रहा है, यहाँ पर बाघों के पाए जाने की सर्वाधिक संभावना बताई जाती है, जिनमें 13 देश शामिल किए गए थे।
बांग्लादेश, भूटान, इनके बारे में हम अगली स्लाइड में चर्चा भी करेंगे कि ये कहाँ पर है। तो देखिए डार्क रीजन वाला यानी वह क्षेत्र जहां पर अभी भी बाघ हैं। लाइट जो रीजन है यहाँ पर बाघों के बारे में देखा गया था वर्ष 2008 में अंतिम समय में, लेकिन यह लोकेशन प्राकृतिक रूप से बाघ पाए जाने वाली लोकेशन में से शामिल है। आइए देखते हैं उन रीजन को, उन देश को जहां पर अभी भी बाघ पाए जाते हैं, जैसे रशिया, चाइना, नेपाल, भूटान, इंडिया, बांग्लादेश, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया, मलेशिया और इंडोनेशिया। यह वह क्षेत्र है जहां पर बाघ अभी भी पाए जाते हैं। लेकिन IUCN की लेटेस्ट एक रिपोर्ट निकाली गई है और नवीनतम अपनी रिपोर्ट में उन्होंने कहा है क्या कि कंबोडिया, लाओस और वियतनाम में बाघ विलुप्त हो गए हैं। यानी अब इन देशों की संख्या कितनी बची है? 10। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये IUCN की ही लेटेस्ट रिपोर्ट के अनुसार यह बात कही गई है। तो यदि हम बात करें इस रीजन के संदर्भ में, तो आपने देखा यह रीजन है जहां पर बाघ पाए जाते हैं, जबकि अफ्रीका वाले रीजन में बाघ नहीं पाए जाते और ऑस्ट्रेलिया वाले रीजन में भी बाघ नहीं पाए जाते। यानी इस प्रश्न के सही जवाब की बात करें तो ना तो अभी वर्तमान में यूरोप में है बाघ, ना अफ्रीका में और ना ही ऑस्ट्रेलिया में, यानी प्राकृतिक रूप से इन तीनों ही महाद्वीपों में बाघ नहीं पाए जाते। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी, किसी महाद्वीप में नहीं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं हमारी अगली खबर को, अगली खबर पर आधारित हमारे प्रश्न को। खबर है, हाल ही में अमेरिकी नौसेना ने कहा कि 3000 से अधिक अमेरिकी सैन्यकर्मी 2 युद्ध पोतों पर सवार होकर लाल सागर में पहुंचे हैं, जो ईरान द्वारा कई नागरिक जहाजों की कथित जब्ती के बाद USA की ओर से बढ़ी हुई प्रतिक्रिया को दिखाता है। लाल सागर यहां पर जानना जरूरी है, उसकी लोकेशन जानना जरूरी है कि कहां पर है। प्रश्न है, निम्नलिखित जलराशियों की अवस्थिति पर विचार कीजिए। हमारे पास ऑप्शन है ओमान की खाड़ी, फारस की खाड़ी, अदन की खाड़ी, कैस्पियन सागर, वॉन झील या काला सागर। ठीक, 6 ऑप्शन है। हमें बताना है कि उपरोक्त में से कितनी जलराशियों का संबंध ईरान से है। ऑप्शन है केवल 2, केवल 3, केवल 4 या केवल 5। आइए देखते हैं इनकी लोकेशन को मैप में कि इनकी लोकेशन कहां पर है, क्योंकि यहां पर खबर क्या चर्चा में थी? लाल सागर। तो आइए लाल सागर को भी देख लेते हैं। यह है मैप किसके संदर्भ में? कुछ खास रीजन जिनके बारे में हमने चर्चा की, ईरान, सऊदी अरेबिया वाले क्षेत्र के। रेड सी देखिए, यहां पर है रेड सी, जो कि अभी न्यूज में चर्चा में था, इस वजह से ये लोकेशन चर्चा में आ जाती है। हमें बताना है ईरान के साथ सीमा साझा करने वाले उन क्षेत्रों के संदर्भ में। तो देखिए यहां पर है ईरान, और ईरान के साथ जो क्षेत्र सीमा साझा करते हैं या जिनके बारे में ऑप्शन में चर्चा है, वे क्षेत्र है देखिए कैस्पियन सी, ठीक, जो ईरान के साथ अपनी सीमा साझा कर रहा है। दूसरा है देखिए पर्सियन गल्फ या फारस की खाड़ी, यह भी ईरान के साथ अपनी सीमा साझा करता है। और गल्फ ऑफ ओमान या ओमान की खाड़ी, यह भी ईरान के साथ अपनी सीमा साझा करता है। ठीक है, जबकि लेक वॉन की बात करें तो यह कहां पर स्थित है? तुर्की में। यह ईरान के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करती। ठीक इसी प्रकार ब्लैक सी भी देखिए, यह भी ईरान के साथ अपनी सीमा साझा नहीं कर रहा है। रेड सी के बारे में हमने चर्चा कर ली, ये काफी दूर स्थित है। वहीं है गल्फ ऑफ अदन। गल्फ ऑफ अदन यमन के पास है, ना कि ईरान के पास, तो यह भी ईरान के साथ सीमा साझा नहीं करता। 3 क्षेत्र हैं जो ईरान के साथ सीमा साझा करते हैं, कैस्पियन सागर, पर्सियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान। आइए देखते हैं ये क्षेत्र कहां पर है? पर्सियन, कैस्पियन सागर और गल्फ ऑफ ओमान। जबकि अदन की खाड़ी, काला सागर और वॉन झील ये ईरान के साथ सीमा साझा नहीं करते। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या है? केवल 3, यानी ऑप्शन बी, यह इस प्रश्न का सही जवाब होगा। इसके लिए आप मैप गौर से देख सकते हैं और चाहें तो इस मैप का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे अगले प्रश्न को। उसके पहले उसकी खास खबर को। खबर है, हाल ही में लेबनान और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव के कारण कई देशों ने अपने नागरिकों को लेबनान की यात्रा न करने से संबंधित एडवाइजरी जारी की है। यहाँ पर लोकेशन चर्चा में क्या आ जाती है? लेबनान और इजराइल, क्योंकि ये यहाँ पर चर्चा में है अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर। प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हमारे पास कथन क्या है? इजराइल, लेबनान और जॉर्डन भूमध्य सागर के साथ अपनी तटरेखा साझा करते हैं। दूसरा, गलील सागर या सी ऑफ गैलिली इजराइल और लेबनान दोनों देशों में विस्तृत है। और तीसरा कथन है, इजराइल में कोई भी नदी प्रवाहित नहीं होती है। उपर्युक्त में से कौन सा से कथन सही है? और है केवल 1, केवल 1 और 2, 1 और 3 सभी कथन गलत हैं। यदि हम बात करें इन सभी संदर्भों के बारे में कि आखिर इजराइल कहां पर है, लेबनान कहां पर है, जॉर्डन कहां है, क्या वाकई ये तीनों भूमध्य सागर के साथ अपनी तटरेखा साझा करते हैं? तो आइए सबसे पहले देखते हैं इन तीनों की लोकेशन को, भूमध्य सागर की लोकेशन को, कि ये मैप में कहां पर है। तो देखिए यह है वह मैप जो इन सभी के बारे में हमें
दर्शाता है, लोकेशन दर्शाता है कि कहां पर है। देखिए यहां पर है भूमध्य सागर, ठीक, और भूमध्य सागर के साथ जो देश अपनी सीमा साझा करते हैं आप देख पा रहे होंगे उनकी लोकेशन है यह। लेकिन चर्चा कहां की जा रही है अभी वर्तमान में हमारे प्रश्न में? लेबनान, जॉर्डन और इजराइल की। तो देखिए आप यहां पर कौन से देश भूमध्य सागर के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं? यहाँ सीरिया, लेबनान और इजराइल। जॉर्डन देखिए काफी अंदर है और जॉर्डन भूमध्य सागर के साथ अपनी तटरेखा साझा नहीं करता। यानी हमारे पहले कथन में क्या कहा जा रहा है कि ये तीनों भूमध्य सागर के साथ तटरेखा साझा करते हैं, तो यह कथन हो जाएगा गलत, क्योंकि जॉर्डन इसके साथ भूमध्य सागर के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। ठीक है से, और जूम करके देख लीजिए, ये है मैप और देखिए यहां पर है ये भूमध्य सागर और यह है जॉर्डन। तो जॉर्डन भूमध्य सागर के साथ सीमा साझा नहीं कर रहा है। आइए देखते हैं दूसरे कथन को। दूसरा कथन है गलील सागर इजराइल और लेबनान दोनों देशों में विस्तृत है। आइए देखते हैं कहां पर है। तो यदि हम बात करें सी ऑफ गैलिली की, तो देखिए यहां पर है सी ऑफ गैलिली, यह ठीक। तो सी ऑफ गैलिली जॉर्डन के हिस्से को कवर नहीं कर रहा है। यह किसके साथ सीमा साझा कर रहा है? सीरिया और देखिए इजराइल। और यह लेबनान वाले हिस्से में भी नहीं आता है। देखिए लेबनान से इसकी दूरी काफी ज्यादा है। तो यहां पर दूसरा कथन क्या हो जाएगा? गलत, क्योंकि यहां पर क्या कहा जा रहा है? लेबनान और इजराइल इन दोनों के देशों में विस्तृत है। तो यहां पर यह कथन भी गलत हो जाएगा, क्योंकि ये सीरिया और इजराइल के बारे में चर्चा करता है, ना कि लेबनान के बारे में, जो कि हमने देख लिया। इसके अलावा यह भी देख लीजिए, यहां पर है गोलन हाइट्स, जो कि अभी भी क्या है, यहां पर बीच में विवाद का बिंदु है। तो आप कह सकते हैं कि यह क्षेत्र चूंकि इजराइल इस पर अभी कब्जा करने की बात करता है, तो अब देख लीजिए यह भी इसी का हिस्सा है। लेकिन हम बात करें अंतरराष्ट्रीय लेवल पर, तो सीरिया और इजराइल के बीच में साझा करती है ये सीमा, ना कि लेबनान की। दूसरा कथन गलत हो जाएगा। आइए देखते हैं तीसरे कथन को। इजराइल में कोई भी नदी प्रवाहित नहीं होती, यह कथन यदि देखें तो यह कथन है गलत, क्योंकि इजराइल में देखिए इतनी सारी नदियां प्रवाहित होती हैं। सोरेक नदी हो गई, आपने देखा कनाह रिवर हो गई, अजालॉन रिवर हो गई। अगर आप किन्हीं भी नदियों के बारे में नहीं जानते हैं तो देखिए जॉर्डन रिवर, यह तो है ही जो यहाँ पर प्रवाहित होती है, इस हिस्से में भी प्रवाहित होती है। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ तीसरा कथन क्या है? गलत है। तीनों ही कथन गलत है। इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? सभी कथन गलत, यानी ऑप्शन डी। बताना क्या था? सभी कथन। कौन सा कथन सही है? इनमें से कोई भी कथन सही नहीं है, ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही जवाब है। चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं अगली खबर को, अगली खबर और उससे जुड़े प्रश्न को। खबर है हाल ही में सैन्य तख्तापलट के बाद, प्रतिबंधों और वायुमार्ग के बंद किए जाने के बाद यूएन ने कहा है कि नाइजर में मानवीय सहायता पहुंचाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इस वजह से ये लोकेशन चर्चा में आ गई है। प्रश्न है निम्नलिखित देशों की अवस्थिति पर विचार कीजिए। देश हैं टोगो, कैमरून, घाना, बेनिन, ट्यूनीशिया, लीबिया। उपर्युक्त में से कितने देश नाइजर के साथ स्थलीय सीमा साझा करते हैं? हमारे पास ऑप्शन है केवल 1, केवल 2, सभी 3 या केवल 4। देखिए इस प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले जानना जरूरी है कि नाइजर की लोकेशन कहां पर है और नाइजर के आसपास वे कौन से देश हैं जो नाइजर के साथ अपनी स्थलीय सीमा साझा करते हैं। फिर आप इनमें से एलिमिनेट कर सकते हैं और बता सकते हैं कि इनमें से कौन सा सही जवाब होगा। आइए देखते हैं नाइजर कहां पर है मैप में, फिर आप इन 6 की 6 लोकेशन को ध्यान रखिएगा। नाइजर की बात करें तो देखिए यह है अफ्रीका का मैप, जिसमें नाइजर की लोकेशन है यह, और नाइजर के साथ सीमा साझा करने वाला देशों में शामिल है देखिए चाड, लीबिया, अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, बेनिन, नाइजीरिया। ठीक है, ये देश हैं जो नाइजर के साथ सीमा साझा करते हैं। हमारे ऑप्शन में देखिए क्या था? घाना और टोगो, इसके अलावा कैमरून। तो ना तो कैमरून नाइजर के साथ सीमा साझा कर पा रहा है, ना ही टोगो और ना ही घाना। इसके अलावा एक और ऑप्शन था ट्यूनीशिया। तो ट्यूनीशिया भी देखिए यहां पर स्थित है काफी उत्तर में, और यह भी नाइजर के साथ सीमा साझा नहीं करता। तो आप एलिमिनेट कर सकते हैं ट्यूनीशिया को, कैमरून को, टोगो को और घाना को। आइए देखते हैं इनको एलिमिनेट करके जो बचता है वही सही जवाब होगा। तो कैमरून सीमा साझा नहीं कर रहा है, इसके अलावा हमने देखा टोगो भी सीमा साझा नहीं कर रहा, घाना और ट्यूनीशिया ये तीनों किसके साथ? नाइजर के साथ सीमा साझा नहीं करते। बचते कौन है? बेनिन और लीबिया, यानी केवल 2। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ये नाइजर के साथ अपनी स्थलीय सीमा साझा करते हैं। चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं हमारी अगली खबर को। अगली खबर पर चर्चा करते हैं। खबर है हाल ही में इथियोपिया की संघीय सरकार ने सेना और स्थानीय सशस्त्र लड़ाकों के बीच अम्हारा क्षेत्र में
कई दिनों की झड़पों के बाद आपातकाल की घोषणा कर दी है। तो इस क्षेत्र में वे जो स्थान है महत्वपूर्ण बने रहते हैं, चर्चा में बने रहते हैं। आज हम उन पर चर्चा करते हैं। प्रश्न है, अक्सर खबरों में रहने वाले निम्नलिखित क्षेत्रों की अवस्थिति पर विचार कीजिए। हमारे पास ऑप्शन है टाइग्रे, जिसे टिग्रे भी कहते हैं, सोमाली, खार्तूम, दारफून, अदिस अबाबा। आपको बताना है उपरोक्त में से कितने क्षेत्रों का संबंध इथियोपिया से है। ध्यान रखिएगा, इथियोपिया चूंकि लगातार सुर्खियों में बना रहता है किसी न किसी कारण से, तो इसलिए हो सकता है कि यूपीएससी इस पर प्रश्न फ्रेम कर दे, तो इसलिए इसकी लोकेशन को भी जानना जरूरी है, इसके आसपास वाले क्षेत्रों को भी जानना जरूरी है। आपको बताना है इथियोपिया निम्नलिखित में से कितने क्षेत्रों का से संबंधित है या इनका संबंध इथियोपिया से है। आइए देखते हैं सबसे पहले इन क्षेत्रों को कि ये कहां पर है। दरअसल ये जो 5 लोकेशन हमें दिखाई गई हैं, ये पांचों लोकेशन इथियोपिया और सूडान से संबंधित है। लेकिन हमारे लिए जानना क्या जरूरी है कि इथियोपिया से संबंधित कौन से हैं, क्योंकि हमारे प्रश्न में यही पूछा गया है। आइए देखते हैं इथियोपिया को। देखो इथियोपिया वाला मैप है और इथियोपिया में है सोमाली, जो हमारे लिए जानना जरूरी है, हम उन पर चर्चा करेंगे। ओरोमिया, इसके अलावा सदर्न क्षेत्र है। आपने देखा बहुत सारे रीजन हैं जो इथियोपिया को विभिन्न प्रोविंस में डिवाइड करते हैं। ठीक है, हमारे ऑप्शन में हमने देखा क्या है, अफार, इसके अलावा अम्हारा, आपने देखा टिग्रे भी है, आपने देखा अदीस अबाबा भी है। तो ये सभी कहां पर स्थित हैं, आपने देखा इथियोपिया में स्थित हैं। और यहां यह भी जानना जरूरी है कि सूडान वाले क्षेत्र में कौन से स्थित हैं। तो यह है सूडान वाला मैप। और सूडान में देखिए जो हमने बात की डारफूर की, जो कि हमारे ऑप्शन में है, डारफूर में जो सूडान का एक यह प्रोविंस है और डारफूर विभिन्न छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड है, जैसे नदर्न डारफूर, वेस्टर्न डारफूर, सदर्न डारफूर। और डारफूर कहां पर स्थित है, देखिए सूडान में स्थित है। इसके अलावा एक और क्षेत्र है खार्तूम, यह भी सूडान में ही स्थित है। तो यहाँ पर 2 स्थान हमने देखे, खार्तूम और दारफूर। ये कहां पर है, सूडान। बताना है हमें किनके बारे में है, इथियोपिया के बारे में। तो हमने इथियोपिया वाले मैप में भी देख लिया कौन सी लोकेशन थी जो कि हमारे ऑप्शन में है, और ये कहां पर है, इथियोपिया में है। आइए हम एलिमिनेट कर देते हैं सूडान वाले लोकेशन के हिसाब से। हमने देखा डारफून कहां पर है, सूडान में, यह इथियोपिया में नहीं है। इसके अलावा हमने यह भी देखा कि खार्तूम कहां पर है, सूडान में। तो ये 2 लोकेशन कहां पर है, सूडान में, तो ये इथियोपिया में नहीं होंगी। शेष तीनों लोकेशन कहां पर है, इथियोपिया में, जैसे टिग्रे हमने बात की, सोमाली और अदिस अबाबा, ये कहां पर है, इथियोपिया में है। यही इस प्रश्न का सही जवाब होंगे। तो 3, 1, 2 और 3 यानी ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे अगले प्रश्न को। इसकी खबर पर चर्चा कर लेते हैं। खबर है, हाल ही में शोधकर्ताओं के एक दल ने कहा कि अलास्का के बर्फ का पिघलना दुनिया भर में ग्लेशियस फ्लड के एक खतरे को उजागर करता है। शोधकर्ताओं का कहना है कि इससे दुनिया भर में लगभग 15 मिलियन लोगों को खतरा हो सकता है। देखिए बर्फ पिघल रही है, महासागरों का जल स्तर बढ़ रहा है, तो वे सभी क्षेत्र, वे सभी लोकेशन जो कि तट में स्थित हैं, महासागरों के आसपास स्थित हैं, इनके लिए खतरा उत्पन्न हो रहा है, क्योंकि इनकी सर्वाधिक संभावना है कि ये फ्लड की वजह से कहां डूब सकते हैं, महासागरों में। प्रश्न है, महासागरों के जलस्तर में वृद्धि के कारण निम्नलिखित में से कौन से देश अपना भूक्षेत्र खोने की संभावना के संदर्भ में सर्वाधिक सुभेद्य हैं। ध्यान रखिएगा, वे कौन से देश अपने भूक्षेत्र को खोने की सर्वाधिक संभावना के लिए सुभेद्य हैं। हमारे पास ऑप्शन है जिम्बाब्वे, उरुग्वे, अजरबैजान, मोरक्को। सही रूट का चुनाव कीजिए। 1 और 3, 1 और 4, 2 और 3, 2 और 4। देखिए हमने अभी चर्चा भी की कि वे सभी लोकेशन जो महासागर के तट पर स्थित होंगे उनमें सर्वाधिक संभावना होगी उन क्षेत्रों के या उनके भू क्षेत्रों के डूबने की। तो आइए इनकी लोकेशन देखते हैं कि अब वाकई इनमें से कौन से वे क्षेत्र हैं जो महासागरों के तट पर स्थित है, ये कौन से वे क्षेत्र हैं जो भूआबद्ध हैं। चूंकि सर्वाधिक संभावना के लिए हमें बताना होगा सुभेद्य कौन से हैं जिनका क्षेत्र भूभाग यहाँ पर डूब सकता है। देखते हैं सबसे पहले इनकी लोकेशन, जिम्बाब्वे, उरुग्वे, अजरबैजान और मोरक्को। इनकी लोकेशन के बारे में देखिए, आप पूरा वर्ल्ड मैप है जिसमें उरुग्वे देखिए यहां पर स्थित है, जो कि दक्षिण अमेरिका का एक देश है, और ये साउथ अटलांटिक जो ओशन है इसी के तट पर स्थित है, यानी इसके भी डूबने की या इसके क्षेत्र के डूबने की प्रबल संभावना भविष्य में बन सकती है। दूसरा हमने देखा मोरक्को। देखिए मोरक्को नॉर्थ अटलांटिक ओशन के तट पर स्थित है, यानी यहां भी सर्वाधिक संभावना हो सकती है इसके रीजन या क्षेत्र के डूबने की। तीसरा है अजरबैजान। देखिए यहां पर है अजरबैजान, और यह है कैस्पियन सी। कैस्पियन सी दरअसल एक झील है
और झील का किसी भी तरीके से ऐसा कोई संबंध नहीं बनता है जहां पर इसके क्षेत्र या भूभाग यहां पर डूब सकते हैं। तो अजरबैजान की संभावना कम है। और चौथी लोकेशन है हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण, जिम्बाब्वे। ये है जिम्बाब्वे, जो कि कहां पर है, बीच में स्थित है और भूआबद्ध देश है। और इस क्षेत्र की सबसे कम संभावना है कहां पर, इसके भूभाग के महासागरों में डूबने की। तो हमारे ऑप्शन के मुताबिक सही जवाब क्या होगा, उरुग्वे और मोरक्को। तो यह होगा और यह। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, 2 और 4 यानी ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे अगले प्रश्न को और इसकी खबर पर चर्चा करते हैं। अगली खबर है, हाल ही में उष्णकटिबंधीय चक्रवात खानुम के कारण दक्षिण कोरिया में आयोजित होने वाले विश्व स्काउट जम्बूरी से हजारों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया। देखिए, ये वे देश हैं जो कि महासागरों के तट पर स्थित हैं, या कहीं ना कहीं ये वे रीजन हैं जो कि समुद्र की ओर बाहर निकले हुए हैं। ऐसे में यहाँ पर सर्वाधिक संभावना हो जाती है चक्रवातों की या कई ऐसी महासागरीय घटनाओं की जिनसे ये प्रभावित हो सकते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, दक्षिण कोरिया, जापान और ताइवान उष्णकटिबंधीय चक्रवात के प्रभाव क्षेत्र में स्थित है। कथन 2 है, दक्षिण कोरिया, जापान और ताइवान उष्णकटिबंध में अवस्थित है। उपरोक्त कथनों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है, आपको बताना है। कथन 1, कथन 2 दोनों सही है। कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या है। कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है। कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या नहीं है। कथन 1 सही है किंतु कथन 2 गलत है। कथन 1 गलत है किंतु कथन 2 सही है। बात करें इसकी तो देखिए, दक्षिण कोरिया, जापान और ताइवान ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात के प्रभाव क्षेत्र में स्थित हैं या नहीं, इसके लिए हमें जानना जरूरी है कि आखिर उष्णकटिबंधीय चक्रवात आते किस रीजन में हैं और किन्हें कहते हैं उष्णकटिबंधीय चक्रवात। तो देखिए, उष्णकटिबंध के महासागरीय क्षेत्रों में जो चक्रवात आते हैं उन्हें उष्णकटिबंधीय चक्रवात के नाम से जाना जाता है। अमूमन ये चक्रवात माना जाता है कि 5 से 30 डिग्री के बीच आते हैं, लेकिन जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है वह माना जाता है 0 से 23.5 डिग्री नॉर्थ और 0 से 23.5 डिग्री साउथ वाला रीजन, यानी कर्क रेखा, विषुवत रेखा से कर्क रेखा और विषुवत रेखा से मकर रेखा, इस रीजन को कहा जाता है उष्णकटिबंधीय वाला क्षेत्र। बात करें कि क्या दक्षिण कोरिया, जापान और ताइवान उष्णकटिबंधीय चक्रवात के प्रभाव क्षेत्र में आते हैं, तो यह कथन बिल्कुल सही है। बात करें उष्णकटिबंधीय वाले क्षेत्र की या उष्णकटिबंधीय चक्रवात वाले रीजन की, तो आपको जो ऑरेंज कलर दिख रहा होगा ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात वाला रीजन है या इनसे प्रभावित होने वाला क्षेत्र है। अमूमन देखा जाता है 5 से 8 डिग्री के बीच उष्णकटिबंधीय चक्रवात नहीं आते हैं। इसकी वजह है मुख्य कोरियोलिस बल यहाँ पर न्यूनतम पाया जाता है। फिर उसके बाद वाले जो क्षेत्र होते हैं यहाँ पर आते हैं उष्णकटिबंधीय चक्रवात, ठीक। और उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहाँ पर उत्पन्न होते हैं, महासागरों में उत्पन्न होते हैं और महासागरों से उत्पन्न होने के बाद इनकी दिशा स्थल की ओर होती है, यानी इस रीजन में स्थित जो भी देश हैं वे उष्णकटिबंधीय चक्रवात से प्रभावित हो सकते हैं, ठीक है। यह हमने जाना उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के बारे में। तो देखिए, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के संदर्भ में यदि हम दूसरा मैप देखें, आप देखिए ये वे क्षेत्र हैं जहां पर उष्णकटिबंधीय चक्रवात आते हैं और फिर ये अपनी एक रूट तय करते हैं, यानी महासागरों के बाद ये स्थल की ओर जाते हैं, ये यहां से उत्पन्न होते हैं, स्थल की ओर जाते हैं, ठीक है। तो ये रीजन है जहां पर उष्णकटिबंधीय चक्रवात आते हैं, उत्पन्न होते हैं, फिर यहां से विकसित होकर आगे की ओर स्थल की ओर बढ़ते हैं। ये रीजन है जहां पर उष्णकटिबंधीय चक्रवात नहीं उत्पन्न होते क्योंकि न्यूनतम कोरियोलिस बल होता है, ठीक। अब यहां पर पूछा गया है हमारा दूसरा कथन क्या कहता है। दूसरा कथन हमारा कह रहा है कि दक्षिण कोरिया, जापान और ताइवान उष्णकटिबंध में अवस्थित है। तो उष्णकटिबंध वाला क्षेत्र हमने देखा 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ। तो यहां पर ताइवान की लोकेशन यदि हम देखें तो ताइवान है यहां पर, यानी यह 23.5 डिग्री नॉर्थ में अवस्थित है। जबकि यदि हम बात करें जापान के संदर्भ में या बात करें साउथ कोरिया के संदर्भ में तो ये उष्णकटिबंध वाले क्षेत्र में या रीजन में नहीं आते हैं। तो यहां पर हमारा दूसरा कथन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। पहला कथन सही है, तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, सी। कथन 1 सही है किंतु कथन 2 इसका गलत है, ठीक। ध्यान रखिएगा, उष्णकटिबंधीय चक्रवात के प्रभाव क्षेत्र और उष्णकटिबंध इन दोनों में अंतर है। प्रभाव क्षेत्र क्योंकि ये महासागर से उत्पन्न होगी, दूर दूर तक इनका प्रभाव
पड़ सकता है। तो जापान, दक्षिण कोरिया और ताइवान ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात क्षेत्र के प्रभाव क्षेत्र में आते हैं। ताइवान उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है। चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे अगले प्रश्न को और उसकी खबर को। खबर है, हाल ही में एक बार फिर से ट्यूनीशिया से इटली जा रहे अवैध प्रवासियों से भरा एक नाव भूमध्य सागर में डूब गया, जिसमें दर्जनों लोग मारे गए हैं। तो प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, बिना एशियाई क्षेत्र में प्रवेश किए अफ्रीका से यूरोप जाने के लिए ट्यूनीशिया से इटली के सिसिली द्वीप का जलमार्ग सबसे छोटा जलमार्ग है। दूसरा है, भूमध्य सागर में से देशों में द्वीपों की सर्वाधिक संख्या यूनान या ग्रीस में है। और तीसरा है, भूमध्य सागर में से द्वीपों में सिसिली सबसे बड़ा और सार्डिनिया दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है। उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं? केवल एक कथन सही है, केवल दो कथन सही है, सभी तीन कथन सही है या सभी तीन कथन गलत हैं? देखिए, हमें जाना है बिना एशियाई क्षेत्र में प्रवेश किए बिना अफ्रीका से कहां? यूरोप। ठीक है, और देखिए इसके लिए क्या लिखा गया है कि ट्यूनीसिया से इटली के सिसिली द्वीप का मार्ग या जलमार्ग सबसे छोटा है। तो यहां पर देखिए, सबसे पहले ट्यूनीशिया, इटली, यूरोप वाला क्षेत्र या इसका रीजन चर्चा की जा रही है किसके संदर्भ में? अफ्रीका और यूरोप के संदर्भ में। तो आइए देखते हैं। तो देखिए, यह रीजन है अफ्रीका वाला रीजन और यह है यूरोप वाला रीजन। हमें जाना है ट्यूनीशिया के, पूछा क्या जा रहा है, ट्यूनीशिया के सिसिली द्वीप से होते हुए आप यूरोप में सबसे छोटे जलमार्ग से प्रवेश कर रहे हैं? नहीं, क्योंकि मोरक्को यानी अफ्रीका से यदि आप यूरोप या स्पेन जाना चाहते हैं तो सबसे छोटा जलमार्ग है यह। आपको यहाँ पर स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर क्रॉस करके आप अफ्रीका से यूरोप पहुंच सकते हैं। ये जलमार्ग इसकी तुलना में थोड़ा लंबा हो जाएगा। तो सबसे छोटा जलमार्ग यह होगा, यानी हमारा पहला कथन क्या होगा? गलत होगा। दूसरा कथन है, भूमध्य सागर में से देशों में द्वीपों की सर्वाधिक संख्या ग्रीस में है। बिल्कुल सही बात है, आप मैप में देख भी पा रहे होंगे। यह है भूमध्य सागर वाला रीजन। ठीक है, और भूमध्य सागर वाले रीजन में देखिए ग्रीस के हिस्से के आसपास सर्वाधिक द्वीप आपको दिखाई दे रहे होंगे, यानी यहां पर दूसरा कथन हमारा सही है। तीसरा कथन है, भूमध्य सागर में स्थित द्वीपों में सिसिली सबसे बड़ा और सार्डिनिया दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है। यहाँ पर यह कथन भी बिल्कुल सही है। भूमध्य सागर में स्थित द्वीपों के संदर्भ में सिसिली सबसे बड़ा द्वीप है और दूसरे नंबर पर है सार्डिनिया। ठीक है, तो यह कथन भी हमारा सही हो जाता है। यहाँ तीसरा कथन हमारा सही है। 2 और 3 दोनों कथन सही हैं, तो केवल 2 कथन सही हैं। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न को। अगले प्रश्न की खबर को। खबर है, वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट के अनुसार रूसी और चीनी नौसेना बलों द्वारा अलास्का तट के पास संयुक्त गश्त करने के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका ने 4 नौसेना युद्धपोत तैनात किए हैं। तो संयुक्त राज्य अमेरिका के आसपास वाली लोकेशन महत्वपूर्ण हो जाती हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित जलराशियों की अवस्थिति पर विचार कीजिए। ऑप्शन है, चुक्ची सागर, ओखोत्स्क सागर, बेरिंग सागर, कैलिफोर्निया की खाड़ी, अलास्का की खाड़ी, ब्यूफोर्ट सागर। प्रश्न है, उपरोक्त में से कितनी जलराशियां संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ तट रेखा साझा करती हैं? ऑप्शन है 1, 2, 3, 4। इन जलराशियों की लोकेशन को देखेंगे हम और देखेंगे क्या इन जलराशियों में से कौन सी जलराशियां हैं जो संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ तट रेखा साझा कर रही हैं। आइए देखते हैं मैप, इनकी लोकेशन को। तो देखिए, यह है मैप जो कि उत्तर अमेरिका के संदर्भ में है, जिसमें यदि हम बात करें यूएसए की, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, तो यह है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। और यह अलास्का वाला हिस्सा है जो कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के हिस्से के संदर्भ में ही जाना जाता है। तो यहाँ पर यदि इन लोकेशन के बारे में बात करें जो हमारे प्रश्न में है, तो आप देख सकते हैं ब्यूफोर्ट सी यहाँ पर है और यह यूएसए का, देखिए इनके साथ तटरेखा साझा कर रहा है। इसके अलावा देखा चुक्ची सी, यह भी यूएसए के साथ तटरेखा साझा कर रहा है। आपने देखा यहाँ पर है बेरिंग सी और यह भी यूएसए के साथ अपनी सीमा साझा कर रहा है। और साथ में है गल्फ ऑफ अलास्का। तो ये 4 लोकेशन है जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ के साथ, अमेरिका के साथ अपनी सीमा साझा, तटरेखा साझा करते हैं। हमारे पास ऑप्शन में है गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया, जो कि देखिए मैक्सिको का हिस्सा है, ना कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का। तो यह इसके साथ सीमा साझा नहीं करती है। और साथ ही एक लोकेशन और महत्वपूर्ण है ओखोत्स्क सागर, जिसके बारे में हमने देखा ऑप्शन में है। तो यहाँ पर है सी ऑफ ओखोत्स्क और यह यूएसए के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। देखिए इसकी लोकेशन रशिया, चाइना और जापान इनके बीच वाले रीजन में है। तो यहाँ पर यह यूएसए के साथ अपनी सीमा साझा नहीं कर रहा है। 2 लोकेशन जिनके बारे में हमने देखा यूएसए के साथ अपनी तटरेखा सीमा साझा नहीं करते, कैलिफोर्निया की खाड़ी यह नहीं कर रहा है, ओखोत्स्क सागर यह भी नहीं कर रहा है। तो 1, 3, 5, 6 यानी 4 ऐसी लोकेशन है जो
अमेरिका के साथ अपनी तटरेखा साझा करते हैं? तो ऑप्शन डी यह इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। अगले प्रश्न की खबर है, हाल ही में चीन के विदेश मंत्रालय ने फिलीपींस से विवादित दक्षिण चीन सागर में एक चट्टान के निकट से द्वितीय विश्व युद्ध के युद्धपोत को हटाने के लिए कहा है, जिससे फिलीपींस एक अस्थायी सैन्य अड्डे के रूप में उपयोग करता रहा है। यानी द्वितीय विश्व युद्ध के समय का एक युद्धपोत था जिसका उपयोग फिलीपींस अभी तक कर रहा था, अस्थायी सैन्य अड्डे के रूप में उसको हटाने की बात की जा रही है। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप समूह दक्षिण चीन सागर में स्थित नहीं है? ऑप्शन है पार्सेल द्वीप समूह, रियाओ द्वीप समूह, स्पार्टली द्वीप समूह, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले हमारे लिए जानना जरूरी है कि दक्षिण चीन सागर कहां पर स्थित है और इस लोकेशन में कौन सी द्वीप समूह स्थित हैं, ताकि आप बता पाएं कि इन 4 ऑप्शन में से कौन से द्वीप समूह दक्षिण चीन सागर में स्थित नहीं है, क्योंकि हमसे पूछा जा रहा है स्थित नहीं है। आइए देखते हैं दक्षिण चीन सागर की लोकेशन को। तो देखिए यह मैप है जो साउथ चाइना सी के रूप में आपको संदर्भित करता है कि इसकी लोकेशन कहां पर है। तो देखिए जो रेड लाइन वाला संदर्भ है ये, इसके भीतर स्थित है साउथ चाइना सी। यदि बात करें इसके आसपास स्थित द्वीप समूहों के संदर्भ में, तो देखिए पार्सेल आइलैंड और स्पार्टली आइलैंड, इसके साथ ही हमने देखा था रियाओ। ये तीनों आइलैंड साउथ चाइना सी के आसपास अवस्थित हैं या इनमें अवस्थित हैं। तो यहाँ पर तीनों आइलैंड इसके साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। क्या पूछा जा रहा है? स्थित नहीं है। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही जवाब होगा, इनमें से कोई नहीं। चूंकि हमने देख लिया पार्सेल, रियाओ और स्पार्टली द्वीप समूह ये तीनों कहां पर स्थित है? साउथ चाइना सी में। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ये क्योंकि ये तीनों यहां पर स्थित है। चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न है जो कि यूपीएससी में 2014 के सेट ए में पूछा गया था। प्रश्न है, निम्नलिखित द्वीपों के युग्मों में से कौन सा एक 10 अंश जलमार्ग द्वारा आपस में पृथक किया जाता है? ध्यान रखिएगा 10 अंश जलमार्ग, 10 डिग्री चैनल के बारे में चर्चा की जा रही है। हमारे पास ऑप्शन है अंडमान एवं निकोबार, निकोबार एवं सुमात्रा, मालदीव एवं लक्षद्वीप, सुमात्रा एवं जावा। इस प्रश्न का सही जवाब है, आइए देखते हैं 10 डिग्री चैनल के संदर्भ में। तो देखिए यह है 10 डिग्री चैनल जो कि अंडमान और निकोबार को एक दूसरे से क्या करता है? पृथक करता है। यानी ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। आइए देखते हैं इनके आसपास वाली लोकेशन को। तो देखिए 10 के आसपास यहाँ पर है 9 डिग्री चैनल और 8 डिग्री चैनल। यदि बात करें 8 डिग्री चैनल के संदर्भ में, तो यह लक्षद्वीप को मालदीव से अलग करता है एवं 8 डिग्री चैनल देखिए मिनिकॉय आइलैंड को मालदीव से अलग करता है और 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में स्थित है। यानी 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मिनिकॉय आइलैंड को आपस में अलग करता है। तो आप इनकी लोकेशन भी देख लीजिएगा, क्योंकि लोकेशन भी अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाती हैं। चलिए बढ़ते हैं आज के सेशन के अभ्यास प्रश्न की तरफ, जिसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। प्रश्न है, पश्चिमी अफ्रीका का यह देश नाइजर नदी के प्रवाह मार्ग से बने चाप के भीतर स्थित है। इसके 6 में से 4 पड़ोसी देश गिनी की खाड़ी के निकट अटलांटिक महासागर को स्पर्श करते हैं। इसके अन्य 2 पड़ोसी देशों से नाइजर नदी गुजरती है। इसका एक प्रशासनिक क्षेत्र सहेल हाल ही में हुए कुछ हिंसात्मक घटनाओं के कारण सुर्खियों में था। उपयुक्त विवरण निम्नलिखित में से किस देश के लिए सर्वाधिक उचित प्रतीत होता है? हमारे पास ऑप्शन है गिनी, माली, बेनिन, बुर्किना फासो। इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। साथ ही यह भी बताएं कि हमारा यह पूरा एपिसोड, यह पूरा जो सेशन रहा है वह कैसा रहा है और आपके लिए कितना मददगार हो सकता है। मिलते हैं हमारे अगले एपिसोड में, तब तक बने रहिए, रिवीजन करते रहिए। शुक्रिया।